हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, हिस्ट्री बुक ग्रेड 9 से। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। कॉलोनियल पीरियड के दौरान फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो भी बदलाव किए गए उससे कुछ खास तरह के लोगों के जो समूह थे उन पर क्या असर पड़ा, ये बताना है। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। यूरोपियन कॉलोनिस्ट रिगार्डेड शिफ्टिंग कल्टीवेशंस हार्मफुल टू द एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो फॉरेस्ट है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफी ज्यादा नुकसानदायक है। ऑल्सो इट स्टूड इन देयर वे ऑफ कमर्शियल टिम्बर फॉरेस्ट्री। साथ ही साथ उनका जो कमर्शियल एक टिम्बर फॉरेस्ट्री का वो था प्रोग्राम, उसके भी वो जो है आड़े आ रहे थे या उनके रास्ते में आ रहे थे। There was always the chances of fire spreading out of control and burning down all the precious timber. अब क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, इस वजह से हमेशा ऐसा डर रहता था कि कभी भी आग लगा दी जाए तो वो आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और जो भी उनकी कीमती लकड़ी है वो काफी ज्यादा जलने का उसका डर था। Thus keeping these factors in mind, the colonial government banned shifting cultivation. और इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए colonial government ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। Many of these cultivators lost their livelihood in the process and most are also displaced from their homes in the forest. अब इस कारण से जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दी गई तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो है उनकी जो एक जीविका चलती थी इस प्रक्रिया से वो खत्म हो गई। साथ ही साथ बहुतों को जो है जंगल में जिनके घर थे वहां से भी हटा दिया गया। दूसरे थे नोमैडिक और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। Nomadic and pastoralist communities like the Korawa, Karacha and Yerukula from the Madras Presidency lost their livelihood. Nomadic जो घूमने फिरने वाले होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। पेस्टोरलिस्ट अपने जैसे गाय बकरियां हैं, शीप्स है, उनको चराने वाले जो होते हैं, उनमें से जो आती हैं कम्युनिटीज कोरावा, कराचा और येरुकुला, ये मद्रास प्रेसिडेंसी से इनकी जो है जीविका एक तरह से इनसे छिन गई। They were designated as criminal tribes by the British authorities and were forced to work in factories, mines and plantations under government supervision. इनको माना गया कि ये वो कबीले हैं या वो ट्राइब्स हैं जो काफी हद तक क्रिमिनल हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा उनको ये तमगा दे दिया गया और मजबूर किया गया कि उनको फैक्ट्रीज, माइंस या जो प्लांटेशंस हैं गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर उसमें काम करेंगे। फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब वो फर्म्स जो टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ट्रेडिंग करती थी। द ब्रिटिश गेव यूरोपियन टिम्बर ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर एरियाज। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो यूरोपियन टिम्बर ट्रेडिंग फर्म्स थी उनको पूरी तरह से अधिकार दे दिया कि तुम ही लोग जो हो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है खास तौर से कुछ इलाकों में वहां पर ट्रेडिंग करोगे, तुम्हारे को ही सिर्फ अधिकार है। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय द लोकल पॉपुलेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। जानवरों को चराना या शिकार करना लोकल पॉपुलेशन के द्वारा पूरी तरह से कानून के अंतर्गत उस पर रोक लगा दी। प्लांटेशन ओनर्स, वास्ट ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर टू मेक द वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज इन यूरोप। बहुत सारे जो है जंगल जो है उनके एरियाज को क्लियर करा दिया गया, मतलब जंगल से पेड़ कटवा दिए गए ताकि वहां पर चाय, कॉफी और रबर के बागान जो है उन्हें बनाया जा सके, क्योंकि उसकी डिमांड जो है इनसे रिलेटेड जो कमोडिटीज है उनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी उसको पूरा करने के लिए। प्लांटेशन ओनर्स हु वर ओवरवेलमिंगली यूरोपियंस वर गिवन लैंड एट चीप रेट्स। अब जो प्लांटेशन ओनर्स थे खास तौर से जो यूरोपियंस थे उनको जो जमीन थी बहुत ही सस्ते दामों पे दे दी गई। दे वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड पेटेड विद कॉफी और टी। अब उन्होंने क्या किया, उन जंगलों को साफ करवा दिया, वहां पर जो है टी और कॉफी के प्लांटेशंस करने शुरू कर दिए। किंग्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंगेज्ड इन हंटिंग। द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स देयर मींस ऑफ लाइवलीहुड। जो जंगल के कानून बनाए गए उससे जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनसे उनकी रोजी रोटी छिन गई। बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ दीज लॉज द फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रैक्टिस हंटिंग एज अ मीन टू सस्टेन देमसेल्व्स। जब ये कानून बने थे उसके कानून के लागू होने से पहले जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो शिकार करते थे अपने आप को, जैसे कहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग शिकार करते थे। आफ्टर द इनैक्टमेंट दे वर फॉरबिडन फ्रॉम हंटिंग। अब जब से उन्होंने कानून पास कर दिया उसके बाद से उनको अलाउड नहीं था कि वो जो है शिकार कर सकें। Hunting instead of become a sport where kings and British officials equally hunted big game in huge numbers, bringing some of them to the very brink of extinction. बल्कि शिकार को उन्होंने क्या किया, एक खेल बना दिया
जहाँ पर राजा और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बड़े बड़े शिकार करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे, और इतना ज्यादा उन्होंने शिकार किया कि कुछ जो जानवर वगैरह थे वो उनकी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पे आ गई। What are the similarities between colonial management of the forest in Bastar and in Java? क्या समानताएं देखने को मिलती हैं जो कॉलोनियल मैनेजमेंट था जंगलों का बस्तर और जावा में? Forest management of Bastar in India was under the control of British, while in Java it was under the Dutch management. अब जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट बस्तर में था इंडिया के अंदर वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था, जबकि जावा में वो डच के अंडर कंट्रोल था। Just like the British, the Dutch required timber to make sleepers for railway tracks. अब जैसे ब्रिटिशर्स का था वैसे ही डच को भी लकड़ी की जरूरत थी स्लीपर्स बनवाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए। The British and Dutch colonial authorities enacted their own version of the forest laws that gave them total control over the forest and depriving the customary rights of the forest dwellers. दोनों ही colonial authorities जो थी ब्रिटिश और डच, उन्होंने अपने तरीके के वर्जन से फॉरेस्ट लॉज बनाए और पूरा कंट्रोल जो है उनके हाथ में आ गया जंगलों का, और जो अधिकार था फॉरेस्ट ड्वेलर्स का वो पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। Both the Dutch and the British put a ban on shifting cultivation on the grounds that were dangerous to the existence of forest. दोनों ही डच और ब्रिटिश ने बैन लगा दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर कि ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि जंगलों की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। The villagers of Bastar were allowed to stay in the forest on the condition that they would provide free labor to the forest department. बस्तर के गांव के जो लोग थे उनको अलाउ कर दिया गया गांव में रहना, तो जंगलों में रहना, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो जो है फ्री लेबर का काम करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। While in Java, the Dutch exempted those villages from paying taxes when they provided free labor to the forest department. वहीं जावा में डच लोगों ने क्या किया कि ठीक है, अगर तुम जो हो फ्री लेबर प्रोवाइड करोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो हम तुम्हें फिर टैक्स के लिए चलो छूट देते हैं। Between 1880 and 1920, forest cover in Indian subcontinent declined by 9.7 million hectares from 108.6 million hectares to 98.9 million hectares. 1880 से लेके 1920 तक के बीच में जो जंगलों का इलाका था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, उसमें लगभग 9.7 मिलियन हेक्टेयर्स की कमी आ गई। यानी जो पहले 108.6 मिलियन हेक्टेयर्स था अब वो सिर्फ 98.9 मिलियन हेक्टेयर रह गया था। डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन डिक्लाइन। अब आपको बताना है कि कौन से वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इसमें कमी आई। पहला है रेलवेज। Railways were an important asset that were essential in maintaining trade through the transport of goods and the domination of the colonies through the transport of troops. रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट था क्योंकि जो भी ट्रेड था वो इसी के थ्रू मेंटेन किया जा रहा था। गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना हो या जो कॉलोनीज हैं वो अपने जो ट्रूप्स होते थे उनका ट्रांसपोर्ट करके इसको डोमिनेट करते थे। Wood was needed to lay the sleepers for railway tracks. अब रेलवे ट्रैक्स में जो स्लीपर्स बिछाए जाते हैं उसके लिए भी लकड़ी चाहिए होती थी। The sleepers are what held the tracks from breaking apart. इन्हीं स्लीपर्स के कारण जो ट्रैक्स हैं वो टूट के अलग नहीं होते। For 1 kilometer of railway track, anywhere between 1760 and 2000 sleepers were required. 1 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने के लिए लगभग 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स की जरूरत होती है। 10. Vast tracts of forest were cut down to provide the material for the railway. बहुत सारा जंगल जो है वो इसीलिए काट दिया गया ताकि रेलवेज के लिए जो मटेरियल है उसे प्रोवाइड कराया जा सके। शिप बिल्डिंग। Before the coming of the Industrial Revolution, the ships of the early 19th century were made of wood. इंडस्ट्री क्रांति जो हुई है, उस उद्योग क्रांति जिसे कहते हैं, उसके होने से पहले जो शिप थे 19th सेंचुरी में वो पूरी तरह से लकड़ी से बने होते थे। Britain maintained its colonial possessions through the Royal Navy with its huge number of naval fleet. अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, अपने जो कॉलोनियल एक पोजेशंस हैं, चीजें हैं, उनको जो है रॉयल नेवी के थ्रू मेंटेन किया हुआ था और उनकी बहुत बड़ी संख्या में नेवल फ्लीट्स थी। बट इन ऑर्डर टू मेंटेन देम वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर कट डाउन। अब उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो ओक की ट्री थी, जंगल थे इंग्लैंड के अंदर, उनको काट दिया गया। This caused a logistical problem for the Royal Navy as a regular supply of timber was required to build new ships and maintain the old ones. अब यहाँ पर रॉयल नेवी के सामने एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई क्योंकि जो टिम्बर की सप्लाई है वो तो रेगुलर बेसिस पे चाहिए थी, नए शिप्स बनाने होते थे, पुराने मेंटेन करने हैं। It was easily remedied by cutting down forest of its colony.
और इसकी उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि जिन जिन कॉलोनीज में उनका अधिकार है उन्होंने वहां के जंगल कटवाने शुरू कर दिए। Huge acres of forest disappeared as a result, with some areas seeing almost complete deforestation as a result. कितने संख्या में, कितनी एकड़ में जो जंगल थे वो सब गायब हो गए। वजह क्या थी? कुछ कुछ तो ऐसे मतलब उन्होंने जंगल साफ करा दिए कि आज की डेट में वहां बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कभी यहाँ पर जंगल भी हुआ करता था। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एज द पॉपुलेशन grows, so did the demand for food. अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने की डिमांड भी तो बढ़ेगी। फॉरेस्ट लैंड्स वर क्लियर्ड इन ऑर्डर टू मेक वे फॉर न्यू एग्रीकल्चर ट्रैक्स। फिर जंगल की जमीन साफ करा दी गई ताकि जो खेती है उसके लिए जो है खेत तैयार किए जा सकें। द कॉलोनियल अथॉरिटीज बिलीव दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर फूड इफ दे क्लियर द फॉरेस्ट। कॉलोनियल अथॉरिटीज का ये मानना था कि जंगल अगर साफ करा देंगे, ज्यादा से ज्यादा जंगल साफ कराएंगे तो खाना जो है वो ज्यादा पैदा किया जा सकता है। इन एडिशन फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड अनप्रोडक्टिव। To begin with, they had little qualms in cutting down in huge numbers. अब उनके अनुसार जो है फॉरेस्ट जो है उनके हिसाब से अनप्रोडक्टिव थे, कुछ खास फायदा नहीं था, तो उन्होंने जो है बहुत सारे जो है पेड़ इसी चक्कर में काट दिए। एग्रीकल्चर लैंड रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर बिटवीन 1880 और 1920। मतलब सोचो एग्रीकल्चर लैंड 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स की जमीन जो है वो बन गई 1880 से 1920 के दौरान। It can be safely said that agricultural expansions contributed the most towards deforestation. हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो हुआ है सबसे ज्यादा ये कारण रहा है डिफॉरेस्टेशन का। कमर्शियल फार्मिंग ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट आर डाइवर्स नॉट जस्ट इन फॉना बट ऑल्सो फ्लोरा। जंगलों में आपको वैरायटी देखने को खाली जानवरों में ही नहीं बल्कि पेड़ों में भी मिलती है। So when they are cleared to make way for commercial farming, many species of trees were lost in the process, as commercial farming only uses one specific type of trees in commercial farming, depending on the type of plantation it was. तो जब कमर्शियल फार्मिंग के चक्कर में जंगलों को साफ करवाया जा रहा था तो बहुत सारे जो पेड़ों की प्रजातियां हैं वो गायब हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग सिर्फ एक ही तरह के पेड़ों को जो है यूज करता है अपने प्रोसेस में, डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्लांटेशन वो बनवा रहे हैं। टी कॉफी प्लांटेशन, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर टी एंड कॉफी, colonial authorities sold huge hectares of forest land to mostly European plantations. अब जो टी और कॉफी की डिमांड थी वो जो है बढ़ती चली जा रही थी, तो इस वजह से कॉलोनियल अथॉरिटीज ने बहुत सारी जमीन जो थी हेक्टेयर्स में जंगल की वो यूरोपियन प्लांटेशन फर्म्स को दे दी। These firms cut down the forest to make the way for tea and coffee plantation. इन फर्म्स ने क्या किया? जंगल साफ कर दिए ताकि वहां टी और कॉफी के प्लांटेशंस लगाए जा सके। As a result, many acres of forest were lost. नतीजा क्या हुआ? कितने एकड़ में जो जंगल थे वो गायब। आदिवासीज एंड अदर peasant users. आदिवासीज एंड अदर peasant communities practice shifting cultivation. अब चाहे आदिवासी हो या और जो किसान के समुदाय होते हैं वो सब के सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। It involved cutting down the parts of the forest area and burning the tree roots. इसमें क्या होता है? मेनली जो जंगल का इलाका है उसको पहले जलाया जाता है, मतलब जो पेड़ है उसको साफ किया जाता है, उस इलाके को उसको जला दिया जाता है, पेड़ों की जड़ों को। Seeds were then sown into the burnt patch and come the monsoon season they were harvested. फिर बीज डाले जाते थे उस जली हुई जमीन पे और उसके बाद जब बारिश आती है तब वो जो है पकने शुरू हो जाते हैं। When fertility declined in that particular area, the same practice was repeated in a different location. और जब एक पर्टिकुलर एरिया की उपजाऊ मिट्टी की जो है वो कहीं अब उतने काबिल रहती है तो फिर वो जो है डिफरेंट लोकेशन पर जाकर सेम प्रैक्टिस करते हैं। So along with losing some of the forest tracts, there were few chances of the trees growing back due to the loss in soil fertility. एक तरफ तो जहाँ जंगल तो खत्म हो ही रहे थे, बहुत कम चांसेस थे उन पेड़ों के दोबारा वापस से बनने के, क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी जो है काफी हद तक कम हो गई। Why are forests affected by wars? जो युद्ध होते हैं, वॉर्स होते हैं, उससे जंगलों पे कैसे असर आता है? Forests are affected by wars as they are valuable strategic resources. फॉरेस्ट के ऊपर इसलिए असर आता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज माने गए हैं। Battlefield assets like towers, guard posts, army camps are made of wood as they can be easily maintained and can be easily pulled down should the need to shift these assets arise.
बैटलफील्ड के जो भी चीजें जरूरत होती हैं, चाहे टावर बनानी हो, गार्ड पोस्ट बनाना हो, आर्मी कैंप्स बनाने हो, सब के सब लकड़ी के बने होते हैं। इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है, आसानी से इनको हटाया जाता है। जब इनको ऐसा लगता है कि हाँ इनको शिफ्ट करने का टाइम आ गया, तो ये लोग जो है उसको आसानी से डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। मोर सो द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी आर इनेक्टेड should it become apparent that forest will fall under enemy hands। जिस तरीके से आजकल धरती की नीतियां बनने लग गई हैं, बहुत दिन नहीं लगेंगे जो जंगल हैं वो एनिमी के हैंड्स में पड़ जाए। दिस इज डन विद रिगार्ड टू एरिया एंड सोर्स रिसोर्स डिनायल। और ये किस लिए होता है कि एरिया और जो रिसोर्स हैं हमारे, वो किसी के उसमें ना आए। Such was the case with the Dutch when the Japanese invaded their colony in Indonesia during World War II। ऐसा ही जो है डच के साथ हुआ जब जापानीज ने उनकी कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया इंडोनेशिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। The Dutch burned huge acres of forest in order to prevent them from falling into Japanese। डच ने क्या किया, कितने सारे एरिया जो जंगल का था वो एकड़ में जला दिया ताकि वो जो है जापानीज के हाथों ना लगे। When they did, however, Japanese set about recklessly exploiting their timber forest to fulfill their own war demands। और जब ऐसा उन्होंने किया तब भी जापानीज ने जो है उनके जो टिम्बर के फॉरेस्ट थे उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया, क्योंकि उनको अपने जो वॉर के डिमांड्स थे उसको पूरा करना था। This practice would severely impact the local ecology in a negative way for decades to come। और ये जो प्रथा है, एक तरह से ये जो करा जाता है, इसका जो असर है वो लोकल इकोलॉजी पे इतना पड़ता है, इतना गलत पड़ता है, पता नहीं आने वाले जो दशक हैं उनमें उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।